चलो सामने ध्यान दो, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गया था। चलो अनुच्छेद 76 में देखे थे। 76 के अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जल्दी बता दो। महान्यायवादी के बारे में पढ़ा जाता है। और महान्यायवादी के बारे में हम ध्यान देंगे तो महान्यायवादी जो पद है इसके बारे में बताया गया है कि महान्यायवादी जो पद है, एक प्रकार का अगर हम इसका कार्य देखते हैं तो महान्यायवादी किसका हिस्सा होता है, किसका मुख्य रूप से भाग माना जाता है, तो इसको माना जाता है संघीय कार्यपालिका। किसका भाग मानते हैं, संघीय कार्यपालिका। तो संघीय कार्यपालिका का ये भाग होता है। लेकिन महान्यायवादी का हम काम देखेंगे, इसका काम क्या होता है। लेकिन जब भी क्वेश्चन आता है कि महान्यायवादी कौन किसका हिस्सा है, वह जल्दी बताओ, संघीय कार्यपालिका का हिस्सा बताओगे। और संघीय जो कार्यपालिका जो होता है वो किनके किनके मिलने से मुख्य रूप से बनते हैं, तो इसकी यदि हम चर्चा करें तो संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन शामिल होते हैं। तो सबसे पहले आप बताओगे राष्ट्रपति। क्या बताएंगे, राष्ट्रपति को हम संघीय कार्यपालिका के अंदर लेंगे। आ रहा बात समझ में। इसके अलावा लिया जाता है उपराष्ट्रपति। किसको लेते हैं, उपराष्ट्रपति भी संघीय कार्यपालिका का भाग माना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री। कौन आता है जल्दी बताओ, प्रधानमंत्री। क्लियर है। प्रधानमंत्री के बाद आप ध्यान रखोगे मंत्री परिषद। क्या देखेंगे, मंत्री परिषद। ठीक। और नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो रहेगा महान्यायवादी। क्या बता दो, महान्यायवादी। तो ये हम बता सकते हैं कि महान्यायवादी जो है ये मुख्य रूप से किसका हिस्सा होता है, जल्दी बता दो। तो संघीय कार्यपालिका का हिस्सा माना जाएगा। आ रहा बात समझ में, है ना। और संघीय कार्यपालिका के अंदर कौन कौन आते हैं बोलेंगे तो पहला क्या बताओगे, राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, और चौथा मंत्री परिषद, और पांचवा में महान्यायवादी इसका हिस्सा होता है। क्लियर है सबका। अब क्वेश्चन ये आता है कि महान्यायवादी यदि हमको किसी को बनाना है तो उसमें योग्यता क्या होना चाहिए, कि कौन से व्यक्ति को हम महान्यायवादी बना सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का, कौन से कोर्ट का जल्दी बताओ, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने का योग्य अगर रखता है, जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है उसी व्यक्ति को ही क्या बनाया जा सकता है, जल्दी बताओ, महान्यायवादी बना सकते हैं अनुच्छेद 76 के तहत। आए बात समझ में, आए ना। तो महान्यायवादी किसका हिस्सा होता है बोलेंगे तो संघीय कार्यपालिका। लेकिन इसका जो क्वालिफिकेशन है वो न्यायिक क्वालिफिकेशन है। समझ आ पा रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट का क्या बनने योग्य हो, न्यायाधीश। क्या बताओगे, न्यायाधीश बनने योग्य है, वही उसी उन्हीं व्यक्तियों को महान्यायवादी हम बना सकते हैं। क्लियर है सबका यहाँ तक, आए ना। चलो, और महान्यायवादी के सहायता के लिए कौन होते हैं, तो महान्यायवादी के अंदर भी कुछ व्यक्तियों का पद होता है, ठीक है ना। तो महान्यायवादी की सहायता के लिए होता है आपको, जिसको हम बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल। क्या बोलते हैं जल्दी बता दो, सॉलिसिटर जनरल। क्या होता है जल्दी बता दो, सॉलिसिटर जनरल। और सॉलिसिटर जनरल के अंदर भी एक व्यक्ति होता है जो उनके अधीन काम करता है, जिसको हम बोलते हैं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल। क्या बोलते हैं, अतिरिक्त या एडिशनल। क्या बोलते हैं, एडिशनल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल शॉर्ट में लिख दिया, समझ आ पा रहा है कि नहीं जल्दी बताओ। तो फिर से देख लो, महान्यायवादी की सहायता के लिए कौन होते हैं, सॉलिसिटर जनरल। और सॉलिसिटर जनरल की सहायता के लिए क्या होता है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होगा। आ रहा बात समझ में। चलो, तो यहां तक आपको क्लियर याद रहेगा। चलो, इसके बाद हम लोग आते हैं महान्यायवादी के कार्यकाल के बारे में। किसके बारे में, कि महान्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो इसमें हम बात करेंगे तो इसमें समय को लेकर किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं है कि महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होगा, ये कहीं बताया गया है क्या, नहीं बताया गया है। बस इतना लिख दिया है कि महान्यायवादी जो भी होगा वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद में बने रहेगा। किसके प्रसाद पर्यंत में, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत के क्या धारण करेगा, पद धारण कर सकता है। समझ आ पा रहा है कि नहीं जल्दी बताओ। और इनको जो वेतन देंगे हम, महान्यायवादी को क्या देंगे बता दो, वेतन। तो वेतन की चर्चा
अनुच्छेद 76 में नहीं की गई है। समझ आ पा रहा है? तो महान्यायवादी का किसी भी प्रकार का वेतन नहीं होता है। समझ आ पा रहा है? लेकिन इनको अलाउंस मिलते हैं, भत्ते मिलते हैं विभिन्न प्रकार के, लेकिन वेतन का कोई निर्धारण किया गया है क्या? नहीं। बात समझ पा रहे हो? और जो भी परिश्रमिक उनको देना है वो राष्ट्रपति डिसाइड करेगा कि कितना इनको देना है करके। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? तो फिर से अगर बात करें तो महान्यायवादी के वेतन की चर्चा कहीं की गई है क्या? नहीं की गई है। इनका जो भी परिश्रमिक बनता है, भत्ते बनते हैं, उसका निर्धारण कौन करेगा जल्दी बताओ? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है। अच्छा, इनको वेतन क्यों नहीं देते हैं, कोई बता सकता है? इनको वेतन क्यों नहीं मिलता है? तो जो महान्यायवादी जो होते हैं वो आम नागरिकों का मुकदमा लड़ सकता है न्यायालयों में। समझ आ पा रहा है? तो वहां से उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, इसलिए इनको वेतन नहीं दिया जाता। समझ आ पा रहा है जो बोला? समझ पा रहे हो? क्योंकि इसको आम आदमी का भी वकालत करने का अधिकार होता है विभिन्न न्यायालय में। अब इतना बड़ा ये वकील होता है जो भारत सरकार को सलाह दे सकता है, वो आम नागरिक का वकालत लड़ गया, मतलब बहुत बड़ी बात है। समझ आ पा रहा है? तो इतना ज़्यादा इनका फीस होता है कि पूछो मत। सामान्य वकील के पास चले जा रहा है, कितना फीस लेते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये महान्यायवादी है। कौन है? तो इनका देखो वेतन, मतलब कितना पैसा उनको मिलता है वेतन केस लड़ने का। तो इस, हाँ, महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल बोल सकते हैं। यहां तक क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ। चलो, महान्यायवादी के बारे में अगर हम और देखें तो क्या क्या आप समझ सकते हो? चलो, महान्यायवादी के बारे में और कौन कौन सा क्वेश्चन आता है अभी तक जो पता था बताया हूँ, क्लियर है सबका? आए ना? इनके बारे में दूसरा नेक्स्ट चीज आपको ध्यान ये रखना है कि जो महान्यायवादी का पद जो है, जो धारण करता है, वो कब तक अस्तित्व में रहता है? तो सरकार जब तक सरकार संचालित है तब तक ये क्या रहेगा? जल्दी बता दो। अस्तित्व में रहेगा। और जैसे ही सरकार बदलता है, सरकार क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो महान्यायवादी भी बदल जाता है। समझ आ पा रहा है? तो सरकार जब तक, जैसे मान लो अभी बीजेपी गवर्नमेंट है या एनडीए की जो सरकार चल रहा है, तो वो जो जिनको महान्यायवादी रखे होंगे वो महान्यायवादी वो बने रहेगा। लेकिन मान लो कि अभी अचानक आपका इंडिया गठबंधन का गवर्नमेंट आ जाता तो महान्यायवादी चेंज हो जाता, क्योंकि सरकार बदलने पर महान्यायवादी बदल जाता है। बात समझ पा रहे हो? तो इस प्रकार की चीजों को यहाँ ध्यान रखना महान्यायवादी को लेके। समझ आ पा रहे कि नहीं? कि कब इनका पद अस्तित्व में नहीं रहेगा? जब सरकार चेंज होगा तो ये भी चेंज हो जाएंगे, तब तक वो अस्तित्व में बने रहते हैं और सरकार को लेके कार्य करते हैं। समझ आ पा रहे हैं? इनका अगर हम बात करें आ, आयु को लेके, तो आयु के बारे में किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं किया गया है। इनको पद से कैसे हटाया जाए, पद से कैसे हटाना है, इसकी भी चर्चा कहीं नहीं किया गया है संविधान में। समझ आ रहा है? तो महान्यायवादी की आयु सीमा समझ आ पा रहा है, साथ ही साथ उनको पद से हटाने के लिए क्या प्रोसेस है ये कहीं नहीं लिखा है। पद से हटाना है तो राष्ट्रपति हटा सकता है, क्योंकि हम इससे पहले क्या देखे हैं कि किसके प्रसाद पर्यंत होता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तो बना रहेगा, लेकिन सरकार जब चेंज होता है तो महान्यायवादी भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। समझ आ पा रहे हैं? क्लियर यहां तक सबका? आए ना? चलो आगे देखते हैं। महान्यायवादी का अगर वेतन भत्ता, तो पहले बता चुका हूं, वेतन भत्ता के बारे में याद रहेगा ना? वेतन भत्ता के बारे में क्या लिखा है? क्या इनको वेतन देते हैं क्या? नहीं देते हैं, लेकिन अलाउंस मिलता है। वो भी कौन निर्धारित करेगा? राष्ट्रपति। वो भी एक परिश्रमिक है, उनके काम के आधार पर मिलता है। बात समझ पा रहे हो? और इनका मुख्य रूप से हम बात करेंगे और क्या क्या खास बातें हैं, तो इनका कार्य देखते हैं कि क्या कार्य होता है महान्यायवादी का। ठीक है, चलो महान्यायवादी का कार्य देख लो। तो महान्यायवादी का अगर हम कार्य देखेंगे तो सबसे पहला काम इनका ये होता है कि ये भारत सरकार को, इसको बता दो, भारत सरकार को कानूनी सलाह देता है। क्या देता है जल्दी बता दो? कानूनी सलाह। तो ये इनका मुख्य काम है। समझ आ पा रहा है?
कि महान्यायवादी का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है, जल्दी बता दो। भारत सरकार को कानूनी सलाह देता है। क्लियर सबका? इसके अलावा दूसरा काम बताओगे कि सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का जो वकील है, भारत सरकार का क्या बता दो, वकील के रूप में जो काम करता है वो होता है महान्यायवादी। कौन होता है जल्दी बताओ। तो महान्यायवादी एक तो भारत सरकार को क्या देगा, कानूनी सलाह देता है। क्लियर सबका? इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का ये क्या होता है, वकील होता है। तो इन दोनों को देखते हुए हम ये बता सकते हैं कि इनके कार्यों को देखते हुए कहा गया है कि महान्यायवादी जो होता है वो भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। भारत का क्या होता है जल्दी बता दो। तो हम ये भी बता सकते हैं, कार्य को देखते हुए क्या बताया गया है कि ये भारत का प्रथम क्या होता है जल्दी बता दो, विधि अधिकारी होता है, विधि अधिकारी। तो इस चीज के बारे में भी आपको यहां समझना है। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी हम किसको कहते हैं, जल्दी बता दो। तो महान्यायवादी को कहते हैं। समझ आ पा रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ। इसके अलावा ये तो देखो, ये तो कानूनी सलाह देना ही है भारत सरकार को। सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का वकील तो है, और इनको देखते हुए इनको हम क्या बोलते हैं, भारत का प्रथम विधि अधिकारी। साथ ही साथ महान्यायवादी को और जो है काम कौन सौंप सकता है कि और एक्स्ट्रा, ठीक है ना। तो ये केवल सौंप सकते हैं राष्ट्रपति। कौन सौंप सकते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्देशन पर यदि कुछ काम दिया गया है तो इनको करना होता है। समझ पा रहे हो? हाँ या नहीं जल्दी बताओ। तो फिर से देख लो, अलग से कार्य से संबंधित निर्देश कौन दे सकता है बोलेंगे तो क्या बता सकते हो, राष्ट्रपति। साथ ही साथ भारत देश के अंतर्गत जितने भी न्यायालय होते हैं, जितने भी क्या होते हैं, न्यायालय, भारत के क्षेत्रफल के अंदर जितने भी क्या होते हैं, न्यायालय होते हैं, उन न्यायालय में किसी भी प्रकार का सुनवाई भी कर सकता है। क्या कर सकता है? सुनवाई का भी अधिकार यहां रखता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत देश के अंदर किसी भी न्यायालय में जाके सुनवाई करने का अधिकार किसके हाथ में हो, किसको प्राप्त है शक्ति बोलेंगे तो महान्यायवादी को प्राप्त है। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना। अच्छा, ये संसद का किसी भी प्रकार का सदस्य नहीं होता है। ये तो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश बनने योग्य होता है उसी को महान्यायवादी बना देते हैं, जो सरकार को कानूनी सलाहकार और सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट का वकील होता है। अगर गवर्नमेंट पर आप कुछ केस करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में उसका वकालत कौन करेगा बोलेंगे तो महान्यायवादी करता है। ठीक है। और इसका ये भी एक शक्ति या बोल सकते हैं, अनुच्छेद जब 88 नंबर जब मैं पढ़ाऊंगा, अनुच्छेद 88, तो उसको मैं अभी यहीं से बता देता हूं। अनुच्छेद 88 के अंदर आपको ध्यान ये रखना है कि ये संसद का सदस्य तो नहीं होता है, फिर भी संसद के जो भी कार्यवाही है उसमें भाग ले सकता है और बोल सकता है, बोलने का अधिकार रखता है। समझ आ पा रहा है? नहीं तो ऐसा नॉर्मल चीज नहीं है ये। किसी भी व्यक्ति को संसद में बैठना, बोलना, कार्यवाही में भाग लेना, ये अधिकार आसानी से प्राप्त नहीं होता है। लेकिन महान्यायवादी को यह अधिकार प्राप्त है कि संसद का सदस्य न होते हुए भी ये संसद के कार्यवाही में भाग ले सकता है और बोल सकता है। बस मतदान अगर हम कुछ कराते हैं तो वो नहीं दे सकता, क्योंकि मतदान केवल सदस्य ही दे सकते हैं। लेकिन ये सदस्य होता है क्या, संसद का मेंबर नहीं है, मतलब ये सांसद नहीं होता है। समझ आ रहा है? फिर भी वहां बैठ सकता है, बोल सकता है, कार्यवाही में हर चीज कर सकता है। लेकिन क्या नहीं कर सकता है जल्दी बताओ, मतदान नहीं कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत ये बताया गया है? तो 88 में आपको याद रखना है। समझ आ पा रहा है? हाँ या नहीं जल्दी बताओ। ठीक, चलो। महान्यायवादी यदि कोई बनता है तो उनके लिए ना कुछ कुछ शर्तें भी होती है। उन शर्तों को आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी व्यक्ति को हम महान्यायवादी बना दिए हैं तो क्या शर्तें हैं, उनके संबंध में आपको ध्यान रखना है। ठीक है। कार्य सबको समझ आया कि नहीं, जल्दी बता दो। कार्य क्लियर है? चलो, महान्यायवादी के जो व्यक्ति महान्यायवादी के पद को धारण करता है उसके लिए सबसे पहला शर्त ये होता है, ठीक है ना, कि मुख्य रूप से जैसे कि मान लो महान्यायवादी को सलाह दिया। अब ये सलाह किसको दिया जल्दी बता दो? सरकार को, गवर्नमेंट को ये कानूनी रूप से सलाह देता है ना। तो इसके द्वारा जो दिया गया जो सलाह है वो सरकार के ऊपर थोप नहीं सकता है। समझ आ पा रहा है कि मैं जो सलाह ली उसको मानो ही,
ऐसा वो कभी नहीं बोल सकता, ये उसका शर्त है कि जो सलाह मांगा गया है तो सलाह जरूर देगा, लेकिन मैं जो सलाह दिया हूं उसको माना ही जाए ऐसा वो नहीं बोल सकता। ये एक शर्त रखा गया है। समझ आ पा रहे हैं? हाँ है ना? ये बात समझ पा रहे हो क्या बोला मैं? कि महान्यायवादी किनको सलाह देते हैं बोलेंगे तो सरकार को, गवर्नमेंट को सलाह देगा, लेकिन सलाह देने के बाद क्या मानना सरकार को जरूरी है क्या? क्योंकि ऐसा ये बोल ही नहीं सकता कि मैं सलाह दिया तो आप मानो ऐसा करके। बात समझ पा रहे हो? आगे बढ़े, चलो। इसके अलावा अगर हम बात करें, सेकंड नंबर का शर्त ये है कि मुख्य रूप से देखो, ये आम नागरिकों का भी वकालत कर सकता है, ठीक है ना। अब आम नागरिक पर केस कई प्रकार के दर्ज होते हैं, जिसमें से एक केस हम जिसको बोलते हैं आपराधिक मामला। कौन सा मामला? अगर वो कुछ अपराध किया है तो आपराधिक मामला अगर किसी व्यक्ति पर है और उसका केस मान लो सुप्रीम कोर्ट में या कहीं भी चल रहा हो, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, समझ आ पा रहा है, कहीं भी किसी भी व्यक्ति का आपराधिक मामला चल रहा है, ठीक है, तो आपराधिक मामला का केस का मतलब अपने, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है जिस पर आपराधिक मामला चल रहा है, वो वकील करना चाहता है और वो मान लो महान्यायवादी को लगाना चाहता है, ठीक है ना। किसको लगाना चाहता है अपना वकील के रूप में? महान्यायवादी को। तो ऐसा वो कर सकता है, लेकिन पहले सरकार से उसको परमिशन लेना पड़ेगा। किससे परमिशन लेना पड़ेगा? सरकार से। क्या मैं इसका आपराधिक मामला पर वकालत कर सकता हूं क्या? अगर गवर्नमेंट हाँ बोलेगा तो ही वो कर सकता है। समझ आ पा रहा है? बस किस मामले को लेके? आपराधिक मामले पर ये उनको रोका जाता है। समझ आ पा रहा है? अन्य मामले पर अपने स्वेच्छा से वकालत कर सकता है, लेकिन आपराधिक मामला पर अगर वकालत करना है किसी भी व्यक्ति के अधीन रहकर, समझ आ पा रहा है, तो किससे परमिशन लेगा जल्दी बताओ? सरकार से अनुमति पत्र लेकर ही वो कर सकता है। समझ आ पा रहा है? ये उनके लिए शर्त है, ऐसा समझ आ पा रहा है? पहला शर्त बताओ क्या है? सलाह देगा उसको थोप सकता है क्या? नहीं थोप सकता। आपराधिक मामला पर वकालत कर सकता है तो कर सकता है, लेकिन किसके अनुमति के बाद? सरकार की अनुमति के बाद। अगर अनुमति नहीं मिलता है तो वो नहीं कर सकता है। आया बात समझ में? आया ना? चलो, तीसरा शर्त ये है, मुख्य रूप से अगर हम बात करेंगे, तीसरा शर्त इसमें यह बताया गया है कि मान लो कभी कभी बातें ना करें, कोई ऐसे जैसे नागरिक होते हैं, अगर कोई नागरिक सरकार के खिलाफ, किसके खिलाफ जल्दी बता दो? सरकार के खिलाफ अगर केस दर्ज करवा दिया, अब सरकार के खिलाफ क्या करवा दिया? केस दर्ज करवा दिया, तो क्या महान्यायवादी उस व्यक्ति के तरफ से वकालत कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो आप बताओगे ऐसा नहीं कर सकता है, ये शर्त है। समझ आ पा रहा है? अगर कोई नागरिक भारत सरकार के खिलाफ किसी मामले पर क्या दर्ज किया? केस गवर्नमेंट के खिलाफ, समझ में आ रहा है, तो उस समय कभी भी महान्यायवादी क्या नहीं कर सकता? जल्दी बता दो। वकालत नहीं कर सकता है। बात समझ पा रहे हो? हाँ या ना? जल्दी बताओ। चलो, तीनों शर्त याद रहेगा। इसके अलावा महान्यायवादी किसी भी प्रकार के कंपनी का निर्देशक नहीं बन सकता है। क्या नहीं बन सकता है? निर्देशक नहीं बन सकता, ये भी शर्त है। किसी भी कंपनी का वो क्या नहीं बन सकता है? डायरेक्टर नहीं बन सकता है। आया कि नहीं समझ में? क्लियर सबका? तो ये प्रमुख शर्त है, आपको याद रखना है। किसके लिए है जल्दी बता दो? महान्यायवादी के लिए है। तो एक बार फिर से बताओ, सबसे पहला क्या है जल्दी बताएंगे? सरकार को जब सलाह देगा तो सलाह को थोप सकता है तो नहीं थोप सकता है। आपराधिक मामले पर वकालत करने से पहले किसका अनुमति चाहिए? सरकार का। अगर कोई नागरिक सरकार के खिलाफ ही केस दर्ज किया है तो क्या वो वकालत कर सकता है कि उसके तरफ से? नहीं कर सकता, क्योंकि इसको सरकार के तरफ से वकालत करना होता है। आए बात समझ में? हाँ, नहीं, ये आपराधिक मामला ये होता है कि आप कुछ अपराध किए हो, आपको बचाने के लिए वो वकालत कर रहा है। अ, सरकार की तरफ से वो अपराध क्यों करेगा? देखो सिंपल मैं समझा रहा हूँ। मान लो शशिकांत, ठीक है ना? ये
अपराध कर रहे हैं तो इसमें सरकार की तरफ से लड़ने वाला बात ही कहाँ है? वो तो उसके लिए बस उसको बचाने के लिए वकालत करेंगे ना अपन। तो गवर्नमेंट वकील होते हैं ना, दूसरा भाई सरकारी वकील तो होगा ना वहां। तो वो तो गवर्नमेंट की तरफ से ही रहता है। सरकारी वकील का मतलब क्या है? गवर्नमेंट की तरफ से एक वकील होता है और महान्यायवादी इसके तरफ से आएगा जो अपराध किया है। हाँ, सरकारी वकील होते हैं दूसरे पक्ष में, ठीक है ना। ये तो केवल व्यक्ति को बचाने के लिए, लेकिन अगर मान लो कि अपराध ऐसा है जो देश में सनसनी खबर है, ठीक है ना, और सब उसका विरोध कर रहे हैं और महान्यायाधीश उसका साथ दे रहा है, तो क्या सरकार उसको परमिशन देगा? नहीं देगा। लेकिन कुछ ऐसा अपराध किया है जिसको सरकार को मतलब नहीं है, आप देख लो, बचाना चाहते तो बताओ, नहीं है तो मत बचाओ, समझ में आ रहा है? तो उस समय महान्यायवादी कर सकता है। लेकिन मान लो देश के जनता को प्रॉब्लम है तो वो नहीं लड़ता। आए समझ में? ये वाला समझ आ रहा है सबको? चलो, तो ये हो गया शर्तों को लेके, बस इतने क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं महान्यायवादी के बारे में। क्लियर है? महान्यायवादी का नंबर याद रखना, पहले नंबर पर कौन बने थे महान्यायवादी और वर्तमान में कौन है, यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। समझ में आ रहा है? तो भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे बोलेंगे तो MC सीतलवाड़। क्या बताओगे? सीतलवाड़। तो ये भारत के प्रथम क्या थे, जल्दी बता दो। महान्यायवादी आपको याद रखना है, ठीक है। और वर्तमान का देख लेना, ठीक है ना। वर्तमान में कौन है? आर, कौन है? वेंकट, हा? वेंकट रमणीय। तो ये है वर्तमान में भारत के महान्यायवादी। आ रहा बात समझ में? क्या हो गया? चलो, तो ये दोनों याद रहेगा। भारत का प्रथम महान्यायवादी बता दो कौन थे? MC सीतलवाड़। और वर्तमान में कौन है? R वेंकट रमणी। क्लियर है सबका? तो ये हो गया महान्यायवादी, टॉपिक खत्म। कौन सा टॉपिक हो गया हमारा? महान्यायवादी। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ क्या क्या हम लोग देखे हैं। तो महान्यायवादी किसका हिस्सा होता है? संघीय कार्यपालिका का, जिसमें कौन कौन आते हैं पूरा बता दिया हूं मैं। महान्यायवादी की योग्यता क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने का योग्य होना चाहिए। समय सीमा की चर्चा है क्या? पद में कब तक बना रहेगा? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। क्या वेतन देते हैं क्या? गैर वेतनिक पद है ये महान्यायवादी, क्योंकि जनता के क्या कर सकता है? वकालत कर सकता है, इसलिए इनको वेतन वगैरह नहीं मिलेगा। साथ ही साथ सहायता के लिए कौन होते हैं? सॉलिसिटर जनरल, और उनके भी सहायता के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं। महान्यायाधीश जो होते हैं कब चेंज होंगे, जल्दी बताओ। सरकार बदलता है तो चेंज होना जरूर अनिवार्य होता है उस समय, मतलब होते ही है। लेकिन बीच में हटाना है तो राष्ट्रपति कर सकता है, कि उनके प्रसाद पर्यंत है तो हो सकता है। बाकी आयु सीमा पद से कैसे हटाएं, इस पर महाभियोग वहाभियोग कुछ नहीं ला सकते। समझ आ पा रहा है? हटाने के लिए सब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कार्य सबको क्लियर हो गया? भारत सरकार को कानूनी सलाह देगा, भारत सरकार का वकील होता है। इसी आधार पर इनको क्या बोलते हैं? भारत का प्रथम विधि अधिकारी के रूप में जानेंगे। संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है किस आर्टिकल के तहत? 88। इसके अलावा राष्ट्रपति यदि कुछ काम सौंपेगा तो भी कर सकता है। और न्याय देश के किसी भी न्यायालय में क्या कर सकता है? सुनवाई का अधिकार रखता है। शर्त क्लियर है? क्या क्या इनका शर्तें हैं उसको ध्यान रखेंगे। और भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे बता दो? MC सीतलवाड़। वर्तमान में कौन है बोलेंगे तो R वेंकट रमणी। क्लियर सबका? तो ये हो गया हमारा महान्यायवादी के बारे में मुख्य जानकारी। और अनुच्छेद 76 हो गया खत्म। ये जो भी जानकारी हम देखे पूरा किस में लिखा है? 76 में पूरा बताया गया है। और एक 88 वाला अलग से बता दिया हूं, क्योंकि महान्यायवादी के बारे में ही था वो। आए कि नहीं समझ में? चलो, इसके बाद हम आते हैं अनुच्छेद 76 के बाद अनुच्छेद 77। ठीक है, चलो अनुच्छेद जो 77 है इसमें किन की चर्चा है जल्दी बता देंगे। तो इसमें अनुच्छेद 77 के बारे में, अनुच्छेद 77 में राष्ट्रपति के संबंध में कुछ पॉइंट बताए गए हैं, राष्ट्रपति के बारे में। और राष्ट्रपति के बारे में क्या लिखा है अनुच्छेद 77 में? कि राष्ट्रपति जो होता है ये भारत का, किसका बता दो? भारत का औपचारिक प्रधान होता है। क्या होता है? औपचारिक प्रधान होता है। तो भारत का औपचारिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत? 77 के तहत। और औपचारिक प्रधान होने के नाते
देश में जो समस्त जो कार्य होंगे, देश में क्या बता दो, समस्त कार्य जो होंगे वो राष्ट्रपति के नाम पर ही किया जाएगा। देश में समस्त कार्य किसके नाम पर होते हैं? राष्ट्रपति के नाम पर। किस आर्टिकल के तहत? 77 के तहत होता है। आया बात समझ में? इसके अलावा 77 के तहत राष्ट्रपति का ये तो काम समझ में आ गया। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि संसद का, प्लस हम बात करेंगे कार्यपालिका का। किसका बता दो? तो संसद और कार्यपालिका का कार्यों को आसान बनाने के लिए, कार्यों को क्या बनाने के लिए? आसान, एकदम सरल तरीके से हो जाए, जितना एकदम इजी हो जाए, एकदम आसान से आसान तरीका बनाएंगे संसद का पूरा कार्यवाही को। कार्यपालिका के जो भी कार्य हैं उनके उनके कार्यों को आसान बनाने के लिए समय समय पर नियम बनाया जा सकता है। क्या बना सकता है? नियम कानून बनाया जा सकता है। तो ये भी किसके तहत होता है? जल्दी बता दो। अनुच्छेद 77 के तहत राष्ट्रपति के बारे में दो चीज हम बात करते हैं। पहला क्या बताओगे? जल्दी बता दो। तो पहला हम ये चीज को बता सकते हैं राष्ट्रपति के बारे में, यार है समझ में, कि राष्ट्रपति भारत का क्या होता है? औपचारिक प्रधान। और समस्त कार्य किसके नाम पर किए जाएंगे? तो राष्ट्रपति के नाम पर करेंगे। ठीक है। दूसरा चीज इसी 77 नंबर के आर्टिकल में आपको बताना है ये वाला, कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो क्या होते हैं? जल्दी बता दो। संसद और कार्यपालिका का कार्य को क्या करने के लिए? आसान बनाने के लिए समय समय पर क्या बना सकता है? नियम कानून बनाया जा सकता है। तो ये दो चीज 77 के अंदर याद रखना है। आए बात समझ में? आए ना? चलो, तो 76 का पूरा हम टॉपिक देखें, वो था महान्यायवादी के बारे में। ठीक है। 77 का टॉपिक है राष्ट्रपति को लेके चर्चा है। क्या बताया गया है राष्ट्रपति को लेके? बता दो। औपचारिक प्रधान, समस्त कार्य किसके नाम पर? राष्ट्रपति के नाम पर होगा। इसके अलावा संसद और कार्यपालिका के कार्यों को आसान करने के लिए समय समय पे क्या ला सकता है? नियम बना सकता है। क्लियर सबका? चलो, 77 के बाद आते हैं आर्टिकल नंबर 78। किसमें देखेंगे? जल्दी बताओ। आर्टिकल जो 78 है, इसको देखो क्या इसमें बताया गया 78 के अंतर्गत। ठीक है। अनुच्छेद क्रमांक जो 78 है, इसमें बताया गया है, इसमें जो चर्चा है वो उसमें प्रधानमंत्री को लेके कुछ चर्चा किया गया है। किसको लेके? प्रधानमंत्री। ठीक है ना। अब ये जो प्रधानमंत्री है इनको लेके क्या चर्चा किया गया है? तो अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य की चर्चा है। प्रधानमंत्री के क्या बता दो? कर्तव्य की चर्चा है। ठीक है। और इनके कर्तव्य में क्या चीज के बारे में बताया गया है कि प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य है? तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है कि प्रधानमंत्री जो होता है वो किसका हेड होता है? जल्दी बता दो। मंत्री परिषद का हेड होता है। अब मंत्री परिषद के अंदर जो भी फैसला होता है, जो भी निर्णय होती है कि हमको आगे क्या करना है, समझ आ पा रहे हैं? तो मंत्री परिषद के हेड होने के नाते मंत्री परिषद का जितना भी दिन भर का कार्य है, ठीक है ना, या जो भी मंत्री परिषद डिसाइड किए कि आगे हमको ये करना है, तो ये सब चीज को वो उसको किसको बताना होता है? तो ये बताएगा राष्ट्रपति को। किसको बताएगा? कि भाई ऐसा ऐसा मामला है और ये हम ऐसा करना चाहते हैं, तो इस रूप में बताया जाता है। आ रहा बात समझ में? तो इस चीज को याद रखना कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या है अनुच्छेद 78 के तहत। तो मंत्री परिषद द्वारा किया गया समस्त कार्य की सूचना ये किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। ये हो गया। या ऐसा बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति जब कभी भी मंत्री परिषद के संबंध में यदि कुछ सूचना मांगेगा तो प्रधानमंत्री को देना उसका कर्तव्य होता है। क्या होता है? आपका कर्तव्य। और कर्तव्य है, नहीं भी देगा तो भी चल जाएगा। कर्तव्य चीज ऐसा होता है। समझ आ पा रहे हैं? हाँ, एकदम जरूरी नहीं है कि बताना ही है, लेकिन कर्तव्य के नाते ऐसा उनको करना है। समझ आ रहा है कि मंत्री परिषद की पूरी बातें किसको बताएगा? राष्ट्रपति। अब मान लो कि मंत्री परिषद की बात को नहीं बता रहा है, तो राष्ट्रपति बोलेगा भाई मेरे को बताओ कि क्या क्या चल रहा है ऐसे करके, तो प्रधानमंत्री को बताना पड़ता है। तो मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच में हम बात करेंगे कड़ी का काम कौन करता है? जल्दी बताओ। क्वेश्चन आता है, क्या बोला? जल्दी बता दो। मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच में कड़ी का काम कौन करता है बोलेंगे तो?
तो प्रधानमंत्री ही करेगा, ये आपको याद रखना है। कड़ी ऐसे लिखते हैं क्या? ठीक है, नहीं तो कड़ी मत लिख देना। उधर लाला राम फोटो लाए हो क्या? नहीं, घर नहीं गए हो क्या लाना? ठीक है, करील लाए हो क्या? यही सब चलता है आज के जमाने में। बहुत महंगा रहता है क्या? चलो हो गया, हो गया। अनुच्छेद 78 क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ। तो अनुच्छेद 78 में किसकी चर्चा है, एक बार जल्दी बता दो। प्रधानमंत्री के कर्तव्य की चर्चा है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या है। मंत्रिपरिषद की बातें किसको बताएगा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति कभी पूछा तो वो पूरा बात मंत्रिपरिषद का बताएगा। तो डायरेक्ट मंत्रिपरिषद वाले क्या राष्ट्रपति से मिलते हैं क्या? नहीं। राष्ट्रपति जो बोले रहेगा, प्रधानमंत्री इनको बताएगा। ये जो बात करेंगे इनका बात तो राष्ट्रपति को बताएगा। समझ आ पा रहा है? तो ये लिखा है अनुच्छेद किसमें बता दो, 78 में ये चीज की चर्चा है। क्लियर है सबका? आए ना? चलो, अभी तक देख लो हम कौन कौन सा आर्टिकल देखे। अनुच्छेद 76 का संबंध किससे था? महान्यायवादी। फिर से बोल दो, अनुच्छेद 76 महान्यायवादी। 77 राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, उनके औपचारिक प्रधान को लेके था, ठीक है ना। और 77 के बाद 78 में क्या देखे, तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य के बारे में लिखा है, और एक कर्तव्य हम देख चुके हैं। समझ आ पा रहे हैं? है ना? चलो, अब इसके बाद जो नंबर आता है अनुच्छेद क्रमांक 79, ठीक है। चलो, अनुच्छेद क्रमांक जो 79 है, इसमें हम देखेंगे क्या बताया गया है। चलो, अनुच्छेद 79 में क्या चीज के बारे में बताया गया है, तो इसमें चर्चा है भारतीय संसद के बारे में। किसके बारे में चर्चा, जल्दी बताओ। इंडियन जो भारतीय जो संसद है, इसके बारे में मुख्य रूप से जो पूरे चीजों का उल्लेख किया गया वो अनुच्छेद 79 में किया गया है। तो भारतीय संसद या संसद के संबंध में अगर आर्टिकल जब भी पूछे तो क्या बताओगे? 79। लेकिन लोकसभा का आर्टिकल, राज्यसभा का आर्टिकल वो आगे हम देखेंगे। ये केवल क्या बताओगे? संसद, भारत में एक संसद होगा। इस बातों का उल्लेख कहाँ किया गया, जल्दी बता दो। अनुच्छेद 79 में किया गया है। क्लियर सबके यहाँ तक? और वर्तमान में भारतीय संसद को ही हम क्या कहते हैं, तो इन्हीं को हम बोलते हैं विधायिका। क्या बोलते हैं? विधायिका के नाम से जानते हैं। समझ आ रहा है? और विधायिका का मतलब क्या होता है, तो ऐसा सदन जहां कानून निर्माण होता हो, जहां क्या बनता हो, कानून बनता होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? विधायिका। क्या बोलते हैं? विधायिका। आ रहा बात समझ में? है ना? तो अनुच्छेद 79 का संबंध किससे है, तो संसद से। संसद को ही वर्तमान में क्या बोलते हैं? विधायिका। और विधायिका किसे कहते हैं बोलेंगे तो क्या बताओगे? जहां क्या कार्य होता हो, कानून निर्माण, उसे ही हम विधायिका या संसद बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? और अनुच्छेद 79 के तहत हम बात करेंगे कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो बताओगे 3 अंग। कितने अंग होते हैं बता दो। 3 अंग आपको यहां से बताना है। संसद के कितने अंग होते हैं? 3, ठीक है। और 3 अंग में कौन कौन होते हैं, जल्दी बता दो। संसद के कितने अंग है? 3 अंग। सबसे पहला क्या बताओगे? राष्ट्रपति, ठीक है। बताओ आगे। पहले राज्यसभा लिखेंगे, क्रम में ऐसा लिखा है इसलिए हम राज्यसभा को पहले पढ़ते हैं सिस्टमेटिक ढंग से। और इसको ऊंचा सदन, उच्च, देखो उच्च और निम्न कोई नहीं है दोनों में। समझ में आ रहा है? बोल चाल में बोलते हैं, इसका नाम पहले लिखा है तो उच्च सदन, बाद में लिखा है तो निम्न सदन। या ऐसा बोलते हैं प्रथम सदन और द्वितीय सदन, नाम के सीक्वेंस के हिसाब से बोला जाता है। लेकिन पावर लोकसभा के पास ज्यादा होता है। समझ आ पा रहा है ना? चलो, तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और क्या बताओगे? लोकसभा। तो ये हम बताएंगे ध्यान से। अनुच्छेद 79 के तहत संसद के कितने अंग होते हैं, जल्दी बताओ। 3 अंग आपको बताना है, जिसमें पहला कौन है? राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। क्लियर सबका? संसद को लेके जैसे क्वेश्चन आता है, संसद की जननी किसे कहते हैं? कौन से देश को? तो संसद की क्या पूछा जाता है, तो किसे कहते हैं बोलेंगे तो ब्रिटेन। क्या बताओगे?
ब्रिटेन को बोलते हैं, संसद की जननी ब्रिटेन। इसके अलावा संसद जो शब्द है, ये वाला संसद जो शब्द है, ये मुख्य रूप से हम देखेंगे कौन से भाषा का शब्द है। ये संसद कौन से भाषा का शब्द होता है, तो ये होता है फ्रेंच भाषा। कौन सा बता दो? फ्रेंच लैंग्वेज। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। आ रहा समझ में? तो संसद की जननी किसे कहते हैं, जल्दी बता दो। किसको बोलते हैं? ब्रिटेन को। और संसद किस भाषा का एक शब्द है? फ्रेंच भाषा का एक शब्द बताया गया संसद। क्लियर सबका? इसके अलावा हम बात करेंगे, संसद एक ऐसा संस्था है या ऐसा चीज है देश के अंतर्गत जिनको क्या प्राप्त है। अगर हम बात करेंगे तो संसद को प्राप्त है संप्रभुता। क्या प्राप्त है, जल्दी बता दो। तो ये चीज भी ध्यान रखना कि भारत देश में ऐसा क्या चीज है, ये कौन सा टॉपिक है, कौन सा विषय है जिनको संप्रभुता प्राप्त है। क्या प्राप्त है? तो वो बताओगे भारतीय संसद। क्या बताओगे? भारतीय संसद को क्या प्राप्त है? संप्रभुता। अब बात करते हैं संप्रभुता का मतलब होता क्या है, ऐसे समझना। तो संप्रभुता का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर और कोई चीज है ही नहीं, वही सर्वोच्च है। वही क्या है बता दो? सर्वोच्च। कि संसद को ये नहीं बोल सकता कि आप ऐसा करो वैसा मत करो। संसद को कोई ऐसे बोल सकता है क्या? नहीं। तो ऐसे चीजों को बोलते हैं संप्रभुता। क्या बोलते हैं? संप्रभुता। जिसको ऊपर ऑर्डर देने वाला कोई नहीं है। समझ आ रहा है? उसके ऊपर कोई है क्या? नहीं। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? संप्रभुता इन्हें प्राप्त है। जैसे फैमिली में जो सबसे सीनियर होते हैं, बुजुर्ग, उनको संप्रभुता हो तो उनको बोलने वाला कोई नहीं होता है। बाकी बच्चों को संप्रभुता होगा क्या प्राप्त? नहीं। उनको कोई भी गलत बोलता है तो ऑर्डर दे सकते हैं। तो ऐसी समझने के लिए बता रहा हूँ। आ रहा बात समझ में कि संप्रभुता किसे कहते हैं? समझ गए? है ना? तो देश में संप्रभुता किसे प्राप्त है, जल्दी बता दो। तो संसद को प्राप्त है, जिनको जिनके ऊपर कोई भी और चीजें नहीं होती है, ना ही उन्हें कोई ऑर्डर दे सकता है। तो पहले भारत को संप्रभुता ही प्राप्त नहीं था। भारत देश को संप्रभुता प्राप्त था क्या? नहीं। जब देश को आजादी मिला तब भारत देश को संप्रभुता प्राप्त हुआ है। नहीं तो भारत पहले अंग्रेजों के अधीन था। मतलब भारत सरकार के या हमारे देश के ऊपर भी कोई और था ना। तो भारत को पहले संप्रभुता प्राप्त था क्या? नहीं। भारत को संप्रभुता प्राप्त हुआ जब हमको आजादी मिला। तो अब हमारे देश के ऊपर अब कोई नहीं है। भारत देश खुद का निर्णय लेगा और स्वयं कार्य करेगा। तो भारत देश को भी क्या प्राप्त है? पूरा संप्रभुता प्राप्त है। और भारत देश के अंदर किन्हें संप्रभुता प्राप्त है? देश के अंदर तो क्या बताओगे? संसद को संप्रभुता प्राप्त होता है। आया कि नहीं समझ में? जल्दी बता दो। चलो बातें ना करें। इसके बाद हम देखते हैं भारतीय संसद का मुख्य कार्य क्या होता है, या भारत का संसद को हम क्या बोलते हैं। तो भारतीय संसद को ही कहा जाता है मुख्य रूप से राष्ट्रीय कोष का रक्षक। क्या बोलते हैं, जल्दी बता दो। राष्ट्रीय कोष का क्या बोलते हैं? रक्षक के नाम से जानते हैं। क्योंकि देश में राष्ट्रीय कोष का रक्षक इसलिए बोलते हैं क्योंकि देश के लिए जो बजट आता है, देश के लिए क्या आता है, जल्दी बता दो। बजट। तो ये बजट कहाँ आता है? संसद के लोकसभा सदन में लाया जाता है। तो देश में किस चीज पर कितना खर्च करना है, देश में जो फंड है, संचित निधि में जो पैसा है, उसको कितना यूज करना है किस फील्ड में, ये सब कौन डिसाइड करता है? तो संसद। कौन डिसाइड करेगा? संसद जब पैसा देगा बजट के रूप में सरकार को, तब सरकार खर्चा करता है। बात समझ आ रहा है? गवर्नमेंट के पास सीधा पैसा आता है क्या? नहीं। जितना भी टैक्स वसूल रहे हैं देश भर में, कुछ भी प्रकार का, वो देश की संचित निधि में जाएगा। किस में जाएगा आपका? या उस फील्ड में यदि कुछ खर्च किए तो पहले उसको चुकता करते हैं लोन को, फिर जो पैसा आता है वो फंड में जाता है और उस फंड से पूरा देश में विकास किया जाता है। समझ आ पा रहा है? तो देश का विकास करने के लिए, देश में नागरिकों को अन्य प्रकार की सुविधा देने के लिए क्या लाया जाता है, जल्दी बता दो। बजट। और बजट जो होता है वो कहाँ लाया जाता है? संसद में। इसलिए संसद को क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। राष्ट्रीय कोष का रक्षक कहते हैं। आ रहा समझ में? जो भी फंड है देश में, उसका रक्षा करने का काम ही संसद का होता है। कुछ भी अगर हम धन विधेयक लाते हैं पैसे के मामलों को लेकर, जैसे बजट भी एक प्रकार का धन विधेयक ही होता है। धन विधेयक पारित होगा मतलब पैसा निकलेगा और खर्चा करेंगे। समझ आ पा रहे हैं?
तो सरकार को पैसा कैसे मिलता है? तो सरकार को पैसा मिलेगा जब बजट में जितना पैसा का डिमांड होगा उतना पैसा उनको मिलता है। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? क्लियर है सबके यहाँ तक? जल्दी बता दो। चलो तो फिर से देख लो ध्यान से। संसद के बारे में समझ आ रहा है क्या क्या है? संसद को ही क्या बोलते हैं? विधायिका। संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग। पहला राष्ट्रपति, दूसरा और तीसरा लोकसभा। क्लियर सबका? संसद की जननी किसको बोलते हैं? ब्रिटेन। संसद किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच। संसद को क्या प्राप्त है? संप्रभुता। संसद को ही क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय कोष का रक्षक। ठीक है। संसद जो है कानून बनाता है। संसद क्या बना सकता है? कानून। तो संसद को कानून बनाने की भी शक्ति प्राप्त है। संसद को क्या बनाने की शक्ति प्राप्त है? कानून। नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है। संसद जो है कानून तो बना सकता है, लेकिन किस सूची पर कानून बना सकता है? तो संघ सूची के मामले में। किस सूची के मामले में? तो संघ सूची में जितना भी पॉइंट लिखे होते हैं उस पर कानून कौन बना सकता है? जल्दी बता दो। संसद। कौन बना सकता है? संसद। क्लियर है? अगर मान लो देश में किसी भी प्रकार का विदेश से हम संधि करके आए हैं। विदेश से क्या करके आए हैं? जल्दी बता दो। संधि। तो जो विदेश वाली जो संधि होता है उसको किसी भी राज्य में थोपा जा सकता है कि आपको ऐसा करना होगा करके। जैसे मान लो किसी प्रकार का आइडिया आया, कुछ फैक्ट्री लगाना है, कुछ इंडस्ट्री है, समझ आ पा रहे हैं, तो किसी भी राज्य में उसको स्थापित करवा सकता है। तो ये पावर होता है किसके पास? जल्दी बता दो। संसद के पास। संसद के जो मेंबर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो सांसद। क्या बोलते हैं? जल्दी बता दो। सांसद। और सांसद के बारे में ध्यान रखना है कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद आता है देश में अभी भी। क्या बताओगे? जैसे आपका संविधान सभा का चुनाव करवाए थे ना, 10 लाख की जनसंख्या पर एक को आना होता था, वैसी वर्तमान में सांसद जो सदस्य होते हैं, समझ आ पा रहे हैं, वो भी 10 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद जाते हैं। कितना बता दो? एक सांसद जाते हैं। तो ये हो गया संसद के बारे में पूरी चर्चा, अनुच्छेद जो 79 के अधीन है। तो संसद क्या हो, समझ पा रहे हो सब लोग? हाँ है ना? तो संसद के अंतर्गत जो 2 संस्थाएं हैं, 2 सदन हैं, एक का नाम क्या है? राज्यसभा, और दूसरे का नाम, इसको हम कल पढ़ेंगे। समझ आ रहा है? तो कल आगे हम कहां से चर्चा करेंगे? जल्दी बता दो। राज्यसभा पढ़ेंगे और उसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे? लोकसभा। तब संसद का टॉपिक खत्म होगा। और राज्यसभा के बारे में पूरा डीपली लिखा है अनुच्छेद 80 में, और लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 81 में। 79 में तो संसद है, लेकिन आगे हम बढ़ेंगे तो 80 नंबर का आर्टिकल किससे संबंधित है और 81 नंबर का लोकसभा। तो कल आगे राज्यसभा से पढ़ेंगे। आया बात समझ में? आया ना? चलो तो आज जितना भी लिखे हैं यहां तक, जितना भी पढ़े हैं उतना लिख लेना आज। क्लियर सबका? आया ना? चलो।